वेलकम टू सोशल स्कूल। मैं हूं आपकी अनुष्या दीदी एंड कैसे हैं मेरे सारे स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक हो एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोग सुपर रेडी हो आज के इस सेशन के लिए। आगे बढ़ने से पहले यहाँ जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो ह्यूमैनिटीज से रिलेटेड बेस्ट वीडियोस के लिए। आज का ये सेशन हमारे क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है। आप लोगों को पता ही है कि हमारा एक चैप्टर है कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। आज की क्लास में इस चैप्टर का वन शॉट है, मतलब इसी एक लेक्चर में पूरे चैप्टर को हम लोग निपटाने वाले हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसे पार्ट्स में समझना है, लाइन बाय लाइन वर्ड बाय वर्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए पार्ट्स में, तो मैंने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में भी इस चैप्टर को कवर कर रखा है। आप इसी चैनल के वीडियोस वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, पर फिलहाल इस लेक्चर में हम लोग वन शॉट रखने वाले हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं हम लोग अपने आज के सेशन को। सब लोग अपने एनसीईआरटी को ओपन कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ ये चैप्टर ओपन करो और ध्यान से मन लगाकर दिल लगाकर सुनते जाओ। चलो तो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करेंगे इंट्रोडक्शन से। कह रहे हैं कि हमारी ये जो बुक है वर्किंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि नाम से लग रहा है, इस बुक में हम लोग संविधान के बारे में काफी कुछ सीखने वाले हैं। संविधान के अलावा गवर्नमेंट के जो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में भी हम समझेंगे। इन अलग अलग इंस्टीट्यूशंस का आपस में रिलेशन कैसा है ये भी हम इस बुक में समझने वाले हैं। इस बुक में आपको इलेक्शंस के बारे में बताया जाएगा, गवर्नमेंट के बारे में बताया जाएगा, प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर के बारे में भी आप काफी कुछ सीखोगे। पर ये सब सीखने से पहले जरूरी है कि हम संविधान को समझ लें, क्योंकि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इन सबको पावर कहां से मिलती है? संविधान से मिलती है। तो इनके बारे में पढ़ने से पहले जरूरी है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को समझ पाए। तो जब तक आप लोग मेरे साथ ये चैप्टर खत्म करोगे, आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा? आप सीखोगे कि संविधान का मतलब क्या होता है, आपको समझाया जाएगा कि एक सोसाइटी में संविधान का क्या काम होता है, और आपको समझ में आएगा हाउ कॉन्स्टिट्यूशंस गवर्न एलोकेशन ऑफ पावर। सोसाइटी में अलग अलग ग्रुप्स को पावर कैसे दिए जाते हैं संविधान के थ्रू, ठीक है। और हम ये भी समझेंगे कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनाया गया था, ठीक है। चलो फर्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान की हमें जरूरत ही क्या है वो समझते हैं। तो अभी तो फिलहाल आप लोगों के दिमाग में काफी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे कि दीदी संविधान होता क्या है, संविधान का फंक्शन क्या होता है, सोसाइटी में संविधान इंपॉर्टेंट क्यों होता है, हमारे डेली एग्जिस्टेंस, डेली लाइफ में संविधान का क्या रोल है। तो आपको लग रहा होगा कि यार बहुत डिफिकल्ट आंसर होंगे इस क्वेश्चन के। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आंसरिंग दिस क्वेश्चन इज नॉट एज डिफिकल्ट एज यू थिंक। इन क्वेश्चन का आंसर निकालना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना शायद तुम्हें लग रहा होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम एक एक करके समझेंगे कि संविधान का रोल क्या है, संविधान का फंक्शन क्या है। इसी में ही हमारा पहला टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन अलाउस कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। क्या मतलब है ये समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो कि एक बहुत बड़ा ग्रुप है, उसमें बहुत सारे लोग हैं और आप भी उस ग्रुप के पार्ट हो, ठीक है। एंड इस ग्रुप में अलग अलग टाइप के लोग हैं, डाइवर्स लोग हैं, सब अलग अलग टाइप के लोग हैं, ठीक है। रिलीजन भी इन लोगों का अलग है, कुछ हिंदूज हैं, कुछ मुस्लिम्स हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग रिलीजन के लोग भी हैं इस ग्रुप में। और क्या है, इस ग्रुप के जो लोग हैं इनका प्रोफेशन, इनका काम भी अलग है, ठीक है। इनके हॉबीज अलग हैं, इनके मूवीज एंड बुक्स में टेस्ट भी अलग अलग हैं। इस ग्रुप में कुछ लोग रिच हैं तो कुछ लोग गरीब हैं, कुछ लोग यंग हैं तो कुछ लोग बहुत ज्यादा ओल्ड हैं। तो जब लोग इतने अलग अलग होते हैं तो जाहिर सी बात है लड़ाई झगड़े बहुत कॉमन होते हैं, है ना। आपने देखो यार, लड़ाई झगड़े तो घर में ही हो जाते हैं। जब मैं छोटी थी ना, मैं अपने बड़े भाई से इतना ज्यादा लड़ती थी, तो लड़ाई झगड़े तो छोटे से चार, मान लो घर में 4 लोग हैं उसमें भी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो सोचो इतने बड़े ग्रुप में लड़ाई झगड़े होंगे ही होंगे, है ना। एंड हो सकता है ये लोग अलग अलग चीजों को लेकर आर्ग्यू करें, जैसे कि
हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन, एक इंसान के पास कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या हर एक बच्चे को स्कूल भेजना कंपल्सरी होना चाहिए, और हाउ मच शुड दिस ग्रुप, इस ग्रुप को सिक्योरिटी के ऊपर कितना खर्चा करना चाहिए, क्या और पार्क्स बनाने चाहिए, ठीक है, क्या भेदभाव करना सही है या गलत है। तो ग्रुप में अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होंगे इन क्वेश्चंस को लेकर, ठीक है, पर लोग चाहे जितने भी अलग हो, इनको रहना तो साथ में ही पड़ेगा, है ना। तो ऐसे में ताकि ये लोग लड़ाई झगड़ा ना करें और पीसफुली रहे, क्या इसका कोई सोल्यूशन है। One may say that perhaps member of this group can live together if they agree on some basic rules. आपको लग रहा होगा कि दीदी इस ग्रुप के लोग साथ में तभी रह पाएंगे जब हम इनको कुछ बेसिक रूल्स दे देंगे, इनको इन रूल्स को मानना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इमेजिन करके देखो, अगर रूल्स नहीं होते हमारे सोसाइटी में, अगर रूल्स नहीं होते तो क्या होता। Every individual would be insecure simply because they would not know what members of this group could do. अगर सोसाइटी में रूल्स नहीं होते तो सोसाइटी का हर एक सिटीजन बहुत इनसिक्योर होता, हमारे दिमाग में एक डर रहता कि यार सामने वाला इंसान तो कुछ भी कर सकता है ना। तो रूल्स बनाना बहुत जरूरी है ताकि हम लोग साथ में मिलजुल कर रह पाए। तो कोई भी ग्रुप हो, हर एक ग्रुप को एक बेसिक रूल्स की जरूरत होती है। जैसे क्लास में भी हम सब लोग जब बैठे होते हैं, टीचर की बात सुन रहे होते हैं, तो रूल्स होते हैं ना क्लास में कि बच्चे बात नहीं करेंगे जब टीचर पढ़ा रही है, बच्चे खाना नहीं खाएंगे जब, सच सच बताना किस किस ने यहाँ पे खाना खाया है जब टीचर पढ़ाती हैं। कोई तो होगा यहाँ पे वो बैक बेंचर जो पीछे जब टीचर पढ़ा रही होती है तो एकदम पीछे छुप छुप कर खाना खाता है ना। अगर कोई ऐसा है बताना मुझे कमेंट्स में। पर हाँ, हर एक ग्रुप के रूल्स होते हैं ना कि ये नहीं करना वो नहीं करना, तो कुछ बेसिक रूल्स जरूरी होते हैं अगर हम सोसाइटी को ढंग से चलाना चाहते हैं तो। एंड सिर्फ रूल्स बनाने से कुछ नहीं होता, रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नोन, दे मस्ट ऑल्सो बी एनफोर्सेबल। कह रहे हैं सिर्फ रूल्स बनाने से कुछ नहीं होता, उनको इम्प्लीमेंट भी करना होगा, है ना। सामने वाले इंसान को डर होना चाहिए कि अगर मैंने रूल तोड़ दिया तो क्या होगा, मुझे पनिशमेंट मिलेगा, है ना। जब हम क्लास में होते हैं तो हमें डर रहता है ना टीचर से उल्टा बात नहीं करना, अगर करेंगे हमें डांट पड़ जाएगी, घर वालों को बुला लेंगे, प्रिंसिपल ऑफिस में चले जाएंगे। तो जो रूल्स हैं उन्हें इंप्लीमेंट करना है, तभी कोई फायदा है उसका, ठीक है। लोगों के दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर हमने रूल्स को फॉलो नहीं करा तो वी विल बी पनिश्ड, हमें कोई पनिशमेंट दे दी जाएगी। तो इस पूरी कहानी से हमें समझ में आता है संविधान का पहला फंक्शन, which is to provide a set of basic rules that allow for minimal coordination amongst member of a society। संविधान से हमें कुछ बेसिक रूल्स मिलते हैं जिसकी वजह से सोसाइटी में हम कोऑर्डिनेशन बनाए रखते हैं, ठीक है। इसमें हम फुटबॉल का एग्जाम्पल ले सकते हैं या किसी भी स्पोर्ट्स का एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो फुटबॉल में क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं फुटबॉल में, है ना। सबसे बेसिक रूल फुटबॉल का क्या होता है कि भाई तुम हाथ में बॉल उठाकर नहीं भाग सकते, है ना। तो मान लो फुटबॉल मैच चल रहा है और अगर कोई एक टीम है, मान लो वो सारे रूल्स तोड़ रही है, हाथ में बॉल उठाकर भाग रही है, तो किसी को अच्छा नहीं लगेगा ना। जो देखने आए हैं मैच वो भी परेशान हो जाएंगे, जो उस टीम के खिलाफ खेल रहे हैं वो भी परेशान हो जाएंगे, है ना। तो हमने कुछ रूल्स बना रखे हैं ताकि हम गेम को एंजॉय कर पाए। सेम चीज सोसाइटी में भी है, हमने कुछ रूल्स बना रखे हैं ताकि हम सोसाइटी में पीसफुली खुशी खुशी रह पाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर्स, ये समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं संविधान से हमें फंडामेंटल प्रिंसिपल्स मिलते हैं जो कि देश में हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। पर इन फंडामेंटल रूल्स में क्या क्या आना चाहिए, ठीक है। हम फंडामेंटल रूल्स को फंडामेंटल क्यों कह रहे हैं, ठीक है। किस टाइप के कानून बनने चाहिए देश में, वो कानून किसको बनाने चाहिए। अच्छा, अब जब मैं ये पूछती हूँ कि किस टाइप के कानून बनने चाहिए, तो जाहिर सी बात है देश में लोगों का अलग अलग ओपिनियन होता है। कुछ लोग कहेंगे कि रूल एक्स बेटर है, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं रूल एक्स बेटर नहीं है, रूल वाई बेटर है ना। तो सबको लगता है कि अलग अलग कानून बेटर है।
हो सकता है आपको लग रहा हो कि रूल ए ज्यादा बेटर है, और अगर मैं आपसे पूछूंगी तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं बाकी सब पागल हैं, रूल ए ही आपको सबसे बेस्ट लगता है। पर हो सकता है दूसरा ग्रुप सोच रहा हो कि रूल ए तो बेकार है, रूल बी ज्यादा बढ़िया है ना। तो सबके अलग अलग विचार होते हैं। तो ऐसे में हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि देश के लिए कौन सा रूल या कौन सा कानून सबसे बेटर है? ये काम किसका होता है कि ये लोग डिसाइड करें कि देश के लिए कौन सा कानून सबसे बढ़िया है? तो ये समझने की कोशिश करते हैं। तो संविधान से हमें इस चीज का आंसर मिलता है कि हमारे लिए कानून कौन बनाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कि कोई एक ऐसा देश है जहां पर राजा है, ठीक है, तो वहां पर कानून कौन बनाते हैं? राजा बनाएंगे। मान लो कि सोवियत यूनियन जैसा कोई देश है जहां पर एक ही पार्टी बहुत लंबे टाइम से अपनी चलाती आ रही है, तो वहां पर कौन कानून बनाएगा? वो एक पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, है ना। मान लो कि तुम्हारा डेमोक्रेटिक देश है, जैसे इंडिया का डेमोक्रेटिक देश है, तो ऐसे में डेमोक्रेसी में क्या होता है? कानून ऐसे बनाए जाते हैं जो जनता को पसंद आए, ठीक है। तो पीपल हैव द पावर, ठीक है, लोगों की ज्यादा सुनी जाती है डेमोक्रेसी में। अगर हम अपने इंडिया के संविधान के बारे में बात करें तो हमारे संविधान में ये स्पेसिफाई किया गया है, पार्लियामेंट गेट्स टू डिसाइड लॉज एंड पॉलिसीज। हमारे लॉज एंड पॉलिसीज कौन बनाते हैं? पार्लियामेंट। एंड द पार्लियामेंट इटसेल्फ बी ऑर्गेनाइज्ड इन अ पर्टिकुलर मैनर। पार्लियामेंट किस तरीके से बनाया जाएगा ये भी संविधान में बता दिया गया है। Before identifying what the law in any given society is, you have to identify who has authority to enact it. कह रहे हैं कि सोसाइटी में कानून क्या है वो तो समझना जरूरी है ही, पर हमें ये भी समझना जरूरी है कि ये कानून कौन बनाएगा सोसाइटी में, ठीक है। If Parliament has the authority to enact laws, there must be a law that bestows this authority. कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा कहते हैं कि पार्लियामेंट के हाथ में ये पावर है कि पार्लियामेंट हमारे लिए कानून बनाए, तो ये पावर पार्लियामेंट को दी किसने? है ना, हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के हाथ में ये पावर है कि पार्लियामेंट हमारे लिए कानून बनाए, पर ये पावर पार्लियामेंट को दे कौन रहा है? ये पावर पार्लियामेंट को दे रहे हैं हमारा संविधान, ठीक है। हमारे संविधान से पार्लियामेंट को ये पावर मिलती है कि पार्लियामेंट हमारे लिए कानून बना पाए। इससे हमें समझ में आता है कि संविधान का एक और फंक्शन है। क्या है वो एक और फंक्शन? टू स्पेसिफाई हु हैज द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। हमारी संविधान ये स्पेसिफाई करती है कि डिसीजन मेकिंग पावर सोसाइटी में किसके पास है। इजी। नेक्स्ट और क्या है? हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑन द पावर ऑफ गवर्नमेंट। ये समझते हैं, ठीक है। सपोज यू डिसाइडेड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक डिसीजन, बट देन दिस अथॉरिटी पास्ड लॉज दैट यू थॉट वर पेटेंटली अनफेयर। कह रहे हैं कि सिर्फ इतना काफी नहीं है। मान लो कि तुमने किसी को संविधान से किसी को पावर्स मिले, फिर मान लो कि वो लोग इन पावर्स को मिसयूज करने लग गए, तो ऐसे में तुम क्या करोगे? ठीक है, मान लो कल को ऐसे कानून बन गए कि ब्लैक कलर के कपड़े पहनना अलाउड नहीं है, ठीक है, तुम लोग गाना नहीं गा सकते, ठीक है, पर्टिकुलर कास्ट के लोग जो हैं वो ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो ये सारे कानून तो गलत है ना। माना कि संविधान से पार्लियामेंट को पावर मिल रही है कि वो कानून बनाए, पर इसका मतलब ये तो नहीं होना चाहिए कि पार्लियामेंट के लोग खराब या बेकार कानून बनाने लग जाएं, है ना। क्या पता कल को गवर्नमेंट रैंडमली लोगों को अरेस्ट करने लग जाए, है ना। क्या पता कल को ऐसा कोई कानून बन जाए कि पर्टिकुलर लोग वेल के पास नहीं जा सकते। तो इस टाइप के कानून हम सबको पता है कि गलत है, नहीं बनने चाहिए, ठीक है। इवन दो दे वर पास बाय गवर्नमेंट, माना कि हो सकता है कि गवर्नमेंट ने ही पास करा हो इन कानून को, हमें पता है कि ये कानून गलत है ना। तो इससे आपको सीखना है कि हमारे देश में ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि हमारा जो संविधान है वो गवर्नमेंट के पावर्स के ऊपर लिमिट लगाता है, गवर्नमेंट के पावर्स के ऊपर कुछ रोक टोक लगाई जाती है ताकि गवर्नमेंट अपने पावर को मिसयूज करके जनता को परेशान ना कर पाए। एंड ये
जो रोक टोक लगाई जाती है गवर्नमेंट के ऊपर, ये बहुत फंडामेंटल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट को बिल्कुल अलाउड नहीं होता इन लिमिटेशंस को पार करना। ठीक है, तो किन तरीकों से संविधान गवर्नमेंट के पावर को लिमिट करते हैं ये समझते हैं। हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे कि फंडामेंटल राइट्स में से एक तो चीज ये है कि मेरे पास राइट टू इक्वालिटी है। इसका मतलब ये है कि कल को गवर्नमेंट कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जिसके थ्रू मेरे खिलाफ भेदभाव किया जाए। ठीक है, तो एग्जैक्ट कंटेंट की गवर्नमेंट के पावर्स को लिमिट कैसे करेंगे, वो हर संविधान में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, पर कुछ बेसिक चीजें ऐसी हैं जो कि हर संविधान में ऑलमोस्ट सेम ही रहती हैं। सिटीजन्स विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ये है कि तुम्हें रैंडमली आकर कोई अरेस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि रैंडमली कोई आ जाए तुम्हारे घर पे, तुम्हें अरेस्ट कर ले, तुम्हें कारण भी ना बताएं, ये सब अलाउड नहीं होता। ठीक है, तो इन जनरल हमारे पास कुछ बेसिक राइट्स होते हैं, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू कंडक्ट अ ट्रेड और बिजनेस, ये सब हमारे पास राइट्स होते हैं। गवर्नमेंट इन राइट्स को छीन नहीं सकती हमसे। ठीक है, अभी के लिए ऊपर ऊपर से समझ लो। आपका जो नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है ना, वो राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, तब आपको इन डिटेल बताया जाएगा इन सारे राइट्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, एक ऐसी सिचुएशन रहती है जब इन सारे राइट्स को गवर्नमेंट लिमिट कर सकती है। तो अगर कल को देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाए, मान लो कोई देश हमारे ऊपर अटैक कर दे, तो ऐसे बहुत सीरियस सिचुएशंस में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जा सकती है। तो उस दौरान हमसे राइट छीने जा सकते हैं, क्योंकि वो इमरजेंसी का टाइम है ना। तो अगर वॉर चल रहा होगा बाहर, तुम ये नहीं कह सकते कि भाई सड़कों पे जाकर मुझे गाना गाना है, ये तो मेरा राइट है। तो ऐसे बहुत इंटेंस सिचुएशन में हमारे राइट्स को छीन लिया जाता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एस्पिरेशन एंड गोल्स ऑफ अ सोसाइटी। इसको समझते हैं, इस टॉपिक को समझते हैं। कह रहे हैं कि जितने भी पुराने संविधान है ना, उनमें तो डिसीजन मेकिंग के बारे में बात करी जा रही है, गवर्नमेंट के पावर को लिमिट कैसे करना है, ये सब कहा जा रहा है। पर जो 20th सेंचुरी में बने हैं जितने भी संविधान, उनमें आप देखोगे कि ये सब तो है ही, साथ ही साथ कुछ पॉजिटिव चीजें भी हैं। जैसे कि उन संविधान में ये भी मेंशन किया जाता है कि गवर्नमेंट को क्या पॉजिटिव स्टेप्स लेने चाहिए जनता को खुश रखने के लिए। जैसे अगर हम अपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, तो आपको पता है कि इंडिया का जो इतिहास रहा है, हमारे इतिहास में बहुत ज्यादा ये कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी, ये सब रहा है। तो हमारी संविधान आज के टाइम पे पॉजिटिव स्टेप्स ले रही है इस भेदभाव को कम करने के लिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे संविधान में लिखा गया है कि अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में प्रैक्टिस करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो हमारे जैसे जो संविधान है, जो कंपैरेटिवली थोड़े मॉडर्न है, उनमें थोड़े पॉजिटिव चीजें लिखे हैं जिसके थ्रू हम जनता की मदद कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया फॉर एग्जाम्पल, इंडिया के संविधान में ये झलकता है कि हम डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव खत्म करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसके थ्रू हम गवर्नमेंट को एम्पावर कर रहे हैं, गवर्नमेंट को एंकरेज कर रहे हैं कि आप सोसाइटी के लिए कुछ पॉजिटिव करो। एक और एग्जाम्पल दे रखा है, आपको पता है साउथ अफ्रीका में स्किन कलर के आधार पर बहुत भेदभाव होता था। तो साउथ अफ्रीका के संविधान में आप देखोगे गवर्नमेंट को एंकरेज किया जाता है कि वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करे। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी स्किन कलर के आधार पर भेदभाव। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, the framers of Indian Constitution thought that each individual should have all that is necessary to maintain minimal dignity। ठीक है, कह रहे हैं कि जो लोग हमारा संविधान बना रहे थे, उनका मानना था कि इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनके पास वो सारी चीजें होनी चाहिए जिससे उन्हें लगे कि उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट बनी हुई है। ठीक है, तो उनको मटेरियल वेलबींग मिलना चाहिए। ठीक है, तो इंडिया के जो सिटीजन्स हैं उनको पढ़ाई करने का मौका दो, उनको एक डिसेंट जॉब करने का मौका दो, एक सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखनी चाहिए जनता की। ऐसा वो लोग मानते थे जिन्होंने हमारा संविधान बनाया।
तो हमारी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट को एंकरेज किया जाता है कि गवर्नमेंट जनता के वेल बीइंग के लिए कुछ कदम ले। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, वी शैल फाइंड दैट सच एनेबलिंग प्रोविजन हैव सपोर्ट ऑफ प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो पॉजिटिव चीजें हैं ये हमारे संविधान के प्रियम्बल में भी झलकती हैं, ये हमारे संविधान के फंडामेंटल राइट्स में भी झलकते हैं, ये हमारे संविधान के डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी झलकता है। अब ये डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स, प्रियम्बल, ये आपको ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा पता होगा, ठीक है, बाकी उतना टेंशन मत लो। लाइक आई सेड कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है, नेक्स्ट चैप्टर में यही सब आपको इन डिटेल पढ़ाया जाएगा। अभी के लिए इन टर्म्स को सुनते जाओ, नेक्स्ट चैप्टर में इन डिटेल हम पढ़ने वाले हैं। तो इन सब से हमें समझ में आता है संविधान का फोर्थ फंक्शन। क्या है संविधान का फोर्थ फंक्शन? कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो गवर्नमेंट को एंकरेज करता है कि आप सोसाइटी के जो लोग हैं उनके एस्पिरेशन, उनके गोल्स को फुलफिल करो, आप पॉजिटिव स्टेप्स लो जनता के लिए। ठीक है, नेक्स्ट फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ पीपल। तो संविधान से क्या होता है, लोगों की एक पहचान बनती है। इस टॉपिक को भी समझते हैं। ठीक है, पीपल एज कलेक्टिव एंटिटी कम इनटू बीइंग थ्रू बेसिक ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं कि हम सब लोग इंडिया के संविधान को मानते हैं, है ना, तो हमारी एक कलेक्टिव आइडेंटिटी बनती है, हम सबकी एक पहचान है कि हम सब लोग इंडिया के सिटीजन्स हैं और हम इंडिया के संविधान को मानते हैं। ठीक है, तो संविधान से हमारी एक पहचान भी बनती है, संविधान से हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनती है। हम सारे लोग सेम प्रिंसिपल, सेम रूल्स को मानते हैं, तो हमारी पॉलिटिकल आइडेंटिटी बनती है। संविधान से हमें मॉरल्स भी सीखने को मिलते हैं, संविधान से हमें पता चलता है ये करना सही है, ये करना गलत है ना, जैसे हमें पता है कि इक्वालिटी सही है, भेदभाव करना गलत है, तो हम सब लोग सेम मॉरल्स को भी फॉलो कर रहे हैं, तो संविधान से मॉरल आइडेंटिटी भी बनती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, if one looks at constitution around the world, they differ in many respects, but they also share a good deal. Most modern constitution create a form of government that is democratic. कह रहे हैं कि आप अगर अलग अलग देशों के संविधान को देखोगे तो वो संविधान काफी मामलों में अलग भी हो सकते हैं, पर काफी चीजें ऐसी होती हैं जो कि हर संविधान में सेम होता है। जैसे कि ज्यादातर संविधान अपने लोगों के बेसिक राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। संविधान से हमारी एक नेशनल आइडेंटिटी भी बनती है। ठीक है, तो जब हम लोग इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करते हैं, हमारे अंदर एक फीलिंग आती है ना कि हम सब इंडियंस हैं, तो एक नेशनल आइडेंटिटी भी बनती है संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि ज्यादातर संविधान जो है अलग अलग कंट्रीज के, उनमें ये झलकता है कि देश की हिस्ट्री क्या रही होगी। जैसे जब हम लोग ब्रिटिशर्स को भगा रहे थे अपने देश से, तभी हमें समझ में आ गया था कि हमारे संविधान में क्या क्या होना चाहिए। तो काफी हिस्टोरिकल मूवमेंट्स के बाद कई बार लोगों के संविधान बनते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अगर हम जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि अगर आप अपने आप को जर्मन सिटीजन कहते हो तो इसका मतलब है कि आप एथनिकली जर्मन हो। ठीक है, आपका एथनिकली आप जर्मन हो। अगर आप कह रहे हो कि आप जर्मन सिटीजन हो तो इसका मतलब है कि आप जर्मन कल्चर, एथनिकली जर्मन बोल रहे हो अपने आप को। पर इंडिया के संविधान में ऐसा कुछ नहीं कहा जाता। अगर आप अपने आप को इंडियन सिटीजन कह रहे हो तो हम आपके ऊपर ऐसा कोई कल्चर फोर्स नहीं करते। ठीक है, तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में एथनिक आइडेंटिटी के बारे में बात नहीं करी जाती। नेक्स्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन से हमें यह भी समझ में आता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और अलग अलग रीजन, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। नेक्स्ट, अथॉरिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कह रहे हैं कि अभी तक आपने संविधान के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है, पर अभी भी कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के दिमाग में होंगे। जैसे कि अभी हमने ये नहीं समझा कि संविधान होता क्या है, हमने ये नहीं पढ़ा कि संविधान कितना इफेक्टिव है, क्या संविधान सही है, क्या संविधान फेयर है, जस्ट है, ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि संविधान होता क्या है। संविधान एक डॉक्यूमेंट है जिसमें देश के रूल्स
और रेगुलेशन लिखे हुए हैं। इसमें अलग अलग आर्टिकल्स होते हैं जिनको जनता फॉलो करती है उस देश में। ठीक है, अब कुछ कंट्रीज तो होती हैं जिनके पास एक ही डॉक्यूमेंट में पूरा संविधान होता है, जैसे इंडिया। पर कुछ कंट्रीज हैं यूनाइटेड किंगडम जैसी। यूनाइटेड किंगडम में क्या है, इनका संविधान बिखरा हुआ है। मान लो 5-6 डॉक्यूमेंट्स हैं अलग अलग, ये इन सारे डॉक्यूमेंट्स को साथ में मिलाकर अपना संविधान कहते हैं। ठीक है, तो आप इसे ऐसे समझो, मान लो एक बच्चा है, उसने एक ही कॉपी में सारे चैप्टर के नोट्स बना रखे। ठीक है, तो ऐसा हमारा इंडिया का संविधान है कि एक ही डॉक्यूमेंट में पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है। मान लो दूसरा बच्चा है, उसने एक चैप्टर इस कॉपी में लिखा, दूसरा चैप्टर इस कॉपी में लिखा, तीसरा चैप्टर इस कॉपी में लिखा। तो मैंने जब उससे पूछा कि भाई तेरे नोट्स कहाँ हैं, तो उसने बोला कि दीदी इन तीनों नोटबुक्स को साथ में मिलाकर मैं अपने नोट्स कहता हूँ। ठीक है, तो ऐसा ही कुछ हाल है यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है, यूके का कॉन्स्टिट्यूशन बिखरा हुआ है, वो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स को साथ में मिलाकर कहता है कि ये हमारा संविधान है। ठीक है, तो संविधान एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें देश के रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए होते हैं। कुछ कंट्रीज क्या करते हैं, एक ही डॉक्यूमेंट में संविधान बना लेते हैं। कुछ कंट्रीज अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में अपने संविधान को बिखेर के रखते हैं। ठीक है, सो वी कैन से कॉन्स्टिट्यूशन इज द डॉक्यूमेंट और सेट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट सीक टू परफॉर्म फंक्शंस दैट वी मेंशन्ड अबव। संविधान क्या है, एक डॉक्यूमेंट या फिर सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स जिनमें वो फंक्शंस हैं जो कि अभी हम ऊपर से पढ़ते हुए आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्या है कि चलो संविधान क्या है ये तो पढ़ लिया, संविधान के फंक्शंस क्या है ये भी समझ लिया। अब ये संविधान इफेक्टिव कितना है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो संविधान इफेक्टिव कितना रहेगा ये बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर करता है। एक फैक्टर तो ये है कि संविधान को बनाया किसने। ठीक है, जैसे मान लो अगर संविधान को किसी ऐसे इंसान ने बनाया है जिसे जनता बिल्कुल पसंद नहीं करती, तो उस संविधान के सक्सेसफुल होने के चांसेस कम रहेंगे। जैसे अगर कोई डिक्टेटर बना रहा है संविधान को, या अगर कोई मिलिट्री लीडर बना रहा है संविधान को, तो जनता को वो संविधान पसंद नहीं आएगा। पर अगर संविधान को देश के फेमस लीडर्स बना रहे हैं तो चांसेस आर कि वो संविधान सक्सेसफुल होगा। ज्यादातर जो सक्सेसफुल संविधान है जैसे इंडिया, साउथ अफ्रीका, यूएसए, ये सब वो संविधान है जो कि बड़े बड़े नेशनल मूवमेंट्स के बाद बनाया गया। जैसे इंडिया में क्या है, ब्रिटिशर्स को भगाने के बाद हमने संविधान बनाना स्टार्ट करा, बड़े बड़े नेशनल मूवमेंट्स के बाद हमारा संविधान बना है, तो इस वजह से हमारा संविधान काफी सक्सेसफुल है। ठीक है, तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुछ लोगों का ग्रुप है जिन्होंने मिलकर हमारा संविधान बनाया। ठीक है, तो इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्मली क्रिएटेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। दिसंबर 1946 और नवंबर 1949 के बीच में हमारा संविधान बनाया गया था। ठीक है, और हमारे संविधान में हमारी जो इतनी बढ़िया हिस्ट्री है वो झलकती है। ठीक है, और हमारा संविधान उन लोगों ने बनाया जिनको जनता बहुत ज्यादा प्यार करती थी, जो बहुत फेमस लीडर्स थे, जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमारा संविधान इतना ज्यादा सक्सेसफुल है। ठीक है, कुछ कंट्रीज क्या करती हैं, वो अपने संविधान में रेफरेंडम कराती हैं। रेफरेंडम का क्या मतलब है, संविधान बनाने के बाद एक वोट कराया जाता है, जनता बोलती है कि उन्हें संविधान अच्छा लग रहा है या नहीं। तो अगर ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि हाँ संविधान अच्छा है तो उस संविधान को फॉलो किया जाता है। तो हमारे इंडिया के केस में हमने अपने संविधान का कभी रेफरेंडम नहीं कराया। ठीक है, पर हमें कभी रेफरेंडम कराने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारी जनता बहुत ज्यादा खुश थी उस संविधान से, क्योंकि संविधान ऐसे लोगों ने बनाया था जिनको जनता बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, The authority of people who enact constitution helps determine its parts its prospects for success। संविधान बना कौन रहा है उस पे भी निर्भर करता है कि संविधान सक्सेसफुल कितना होगा। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, सब्सटेंसिव प्रोविजन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक को समझते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपका संविधान सक्सेसफुल हो तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आपके संविधान में कुछ ऐसा लिखा हुआ हो
जिसे देखकर हर कम्युनिटी को अच्छा लगे, है ना। संविधान ऐसा होना चाहिए जो सबको अच्छा लगे। मान लो कि मैं क्लास में रूल्स बना रही हूँ, है ना, और रूल्स बनाते टाइम मैंने क्या करा, मैंने लड़कियों की साइड ले ली, लड़कों के लिए बेकार बेकार रूल्स बना दिए। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, लड़के हंगामा करेंगे और बोलेंगे कि दीदी प्लीज रूल्स को बदल दो, है ना, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं इन रूल्स में। तो ऐसा संविधान के साथ नहीं होना चाहिए। संविधान को देखकर हर कम्युनिटी, चाहे वो मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी हो, सबको संविधान को देखकर लगना चाहिए कि हाँ, हमारे लिए भी कुछ लिखा गया है इस संविधान में। ठीक है। अगर संविधान में हम कुछ लोगों की ज्यादा साइड लेने लगेंगे तो क्या होगा, टाइम के साथ साथ वो लोग ज्यादा पावरफुल होने लगेंगे और वो बाकी लोगों को परेशान करना, डराना, धमकाना, ये सब स्टार्ट कर देंगे। ठीक है। तो ये प्रिवेंट करने के लिए जरूरी है कि हम सबके लिए कुछ कुछ लिखें अपने संविधान में, सबका ध्यान रखें अपने संविधान में। नो कॉन्स्टिट्यूशन इज परफेक्ट बट इट हैज टू कन्विंस पीपल दैट इट प्रोवाइड्स फ्रेमवर्क फॉर परस्यूइंग जस्टिस। कह रहे हैं कि परफेक्ट तो कोई भी संविधान नहीं होता, परफेक्ट तो कुछ भी नहीं होता, है ना, पर संविधान होना ऐसा चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ, इसमें मेरे लिए भी कुछ बोला जा रहा है, इस संविधान में कुछ गलत नहीं है, बढ़िया संविधान है। ठीक है। द मोर अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रिजर्व्स फ्रीडम एंड इक्वालिटी, मोर लाइकली इट इज टू सक्सीड। एक ऐसा संविधान जहां पर लोगों को फ्रीडम दी जा रही है, जहां पर लोगों को इक्वालिटी दी जा रही है, उस संविधान के सक्सेसफुल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि एक सक्सेसफुल कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जिसमें बैलेंस्ड इंस्टीट्यूशनल डिजाइन हो। ठीक है। बैलेंस इंस्टीट्यूशनल डिजाइन का मतलब गवर्नमेंट में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, फॉर एग्जांपल लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तो हमें ना सबको बराबर पावर देनी चाहिए, बैलेंस्ड पावर देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तुमने एक इंस्टीट्यूशन को भर भर के पावर दे दिया, दूसरे इंस्टीट्यूशन को तुम पावर ही देना भूल गए। ठीक है। अगर एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में ज्यादा पावर रहेगी तो वो इंस्टीट्यूशन क्या करेगा, बाकी इंस्टीट्यूशंस को डोमिनेट करेगा, डराएगा, धमकाएगा, जो कि करना गलत है। तो हमारे संविधान में तो देखो हम लोग बहुत बढ़िया तरीके से पावर को बांटते हैं। आपने क्लास 10th में एक चैप्टर भी पढ़ा है, पावर शेयरिंग, उसमें भी आपको बताया गया है कि हम लोग पावर को बहुत प्यार से डिवाइड करते हैं, है ना। एक तरीका है पावर को बांटने का जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टली। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो हम कहते हैं गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। इन तीनों के काम अलग होते हैं। लेजिस्लेचर कानून बनाता है, एग्जीक्यूटिव कानून को इंप्लीमेंट करता है, जुडिशरी मतलब हमारे कोर्ट और जजेस का सिस्टम। इन तीनों के काम भले ही अलग हैं, पर हम इन तीनों को बराबर मानते हैं। ठीक है। तो इसे हम कहते हैं बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। इनके अलावा हमने और भी अलग अलग बॉडीज बना रखी हैं अपने इंडिया में, जैसे कि इलेक्शन कमीशन। तो इन सबको भी हमने सोच समझकर पावर्स डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। इसके अलावा हमारे संविधान में सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस की भी बात करी जाती है। सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस मतलब लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी आपस में बराबर हैं। ये एक दूसरे के ऊपर नजर रख सकते हैं, एक दूसरे को मॉनिटर कर सकते हैं, एक दूसरे को बैलेंस आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, Constitution must strike a right balance between flexibility and rigidity. ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी मतलब टाइम के साथ साथ ना चीजें बदलती हैं, तो संविधान ऐसा होना चाहिए जिसको हम चेंज कर पाए टाइम के साथ साथ। फॉर एग्जाम्पल, जब हमारा संविधान बन रहा था तब साइबर सिक्योरिटी बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, इंटरनेट बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था, पर आज के टाइम पर ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो टाइम के साथ साथ चीजें बदलती हैं, तो टाइम के साथ साथ संविधान भी आपका ऐसा होना चाहिए जिससे आप थोड़ा बहुत बदल पाओ। ठीक है। और रिजिड का क्या मतलब है, रिजिड मतलब कुछ चीजें संविधान में ऐसी होनी चाहिए जिसको कोई बदल ही ना पाए। जैसे इक्वालिटी, इक्वालिटी जब संविधान बन रहा था तब भी इंपॉर्टेंट था, आज के टाइम पर भी इक्वालिटी इंपॉर्टेंट है ना। तो कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिसको कोई बदल ही ना पाए, है ना। पर अगर तुम्हारा संविधान बहुत ज्यादा रिजिड है तो भी बेकार है, अगर तुम्हारा संविधान कुछ ज्यादा ही फ्लेक्सिबल है तो भी बेकार है। संविधान में एक बैलेंस होना चाहिए।
कि तुम उसे थोड़ा थोड़ा बदल भी सकते हो पर थोड़ा थोड़ा बदल नहीं भी सकते। तो एक सक्सेसफुल संविधान वो होता है जिसमें सही बैलेंस होता है रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी में। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो जो लोग हमारा संविधान बना रहे थे उन्हें पता था कि देश बदलेगा तो टाइम के साथ संविधान को भी थोड़ा बहुत बदलने की जरूरत पड़ेगी। इसी वजह से हम अपने इंडिया के संविधान को अ लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं। जैसे लिविंग बीइंग्स टाइम के साथ बदलते हैं, हमारा संविधान भी टाइम के साथ चेंज होता है। पर अभी के लिए इतना ही समझो, इन डिटेल आप इसी चीज को चैप्टर 9 में पढ़ोगे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, by striking a balance between possibility to change and limits of such change, the constitution has ensured that it will survive। तो जब हम बैलेंस करते हैं एक संविधान को, ये चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो संविधान सक्सेसफुल रहे। ठीक है, दिस अरेंजमेंट ऑल्सो इंश्योर्स दैट नो सेक्शन कैन सबवर्ट द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, इस जब हम बैलेंस ऑफ पावर बनाकर रखते हैं तो ये चांसेस भी कम हो जाते हैं कि कोई एक ग्रुप संविधान को बदल दे या संविधान को अपनाने से मना कर दे। ठीक है, तो ओवरऑल थोड़ा समअप करते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि टू डिटरमाइन वेदर अ कॉन्स्टिट्यूशन हैज अथॉरिटी। ठीक है, ये समझने के लिए कि क्या वो संविधान अच्छा है या नहीं, आप अपने आप से 3 क्वेश्चन पूछो। क्या ये संविधान ऐसा है जो कि उन लोगों ने बनाया है जिसको जनता पसंद करती है? अगर आपका आंसर यस है तो चांसेस आर कि ये संविधान अच्छा है, लंबे टाइम तक चलेगा। सेकंड, आप अपने आप से ये क्वेश्चन पूछो कि क्या ये संविधान ऐसा है जिसमें हमने पावर शेयरिंग सही तरीके से कर रखी है, हमने पावर ठीक तरीके से बांट रखा है। अगर आंसर यस है तो चांसेस आर कि ये संविधान सक्सेसफुल रहेगा। थर्ड, आप अपने आप से ये पूछो कि क्या ये संविधान ऐसा है जिसमें लोगों के गोल्स, लोगों के एस्पिरेशंस झलकते हैं, लोगों का ध्यान रखा जा रहा है इस संविधान के थ्रू। अगर आपका आंसर यस है तो हाँ, ये संविधान सक्सेसफुल होने के चांसेस ज्यादा हैं। चलो, तो संविधान होता क्या है, संविधान का फंक्शन क्या है, ये सब हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हमारे इंडिया का संविधान बना कैसे था। तो मैंने आपको बताया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ ग्रुप ऑफ पीपल थे जिनको हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, एंड इन लोगों ने हमारा संविधान बनाया था। इन लोगों की फर्स्ट मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद देश का पार्टीशन हो जाता है, फिर इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती है 14 अगस्त 1947 को। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को इनडायरेक्ट इलेक्शन से चुना गया था। इनडायरेक्ट इलेक्शन मतलब जनता ने पहले वोट दिया लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों को, फिर इस लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों ने चुना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को। तो जनता ने डायरेक्टली नहीं चुना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, पर इनडायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को चुना गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ब्रिटिश कैबिनेट जो थी, इन लोगों ने कुछ कुछ सजेशंस दिए थे एंड उसी हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या क्या चीजें थी उस टाइम पर, ये समझते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर क्या था, मान लो ये इंडिया है। ठीक है, तो इंडिया को छोटे छोटे एरियाज में बांट रखा था, है ना। कुछ एरियाज ऐसे होते थे जहां पर ब्रिटिशर्स डायरेक्टली कंट्रोल करते थे। ठीक है, ऐसे एरियाज को प्रोविंस बोला जाता था। और कुछ एरियाज ऐसे होते थे जहां कहने को तो हमारे राजा रानी होते थे, पर ये राजा रानी ब्रिटिशर्स के नीचे काम कर रहे होते थे। ऐसे इलाकों को प्रिंसली स्टेट कहा जाता था। ठीक है, तो हर प्रोविंस और हर प्रिंसली स्टेट से कुछ कुछ लोगों को चुना गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, तो तुम लोगों के प्रोविंस या प्रिंसली स्टेट के पॉपुलेशन के आधार पर यह डिसाइड किया जाता था कि वहां से कितने सीट्स आएंगे या कितने लोग आएंगे। तो किस रेशियो में ये लोग लोगों को सेलेक्ट करते थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए? ठीक है, 1:10 लाख का रेशियो रहता था। ठीक है, तो इस हिसाब से, इस मैथ्स के हिसाब से हर प्रोविंस से हमने
292 मेंबर्स को चुना और हर प्रिंसली स्टेट से 93 लोगों को चुना गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि प्रोविंस की जो सीटें थी उनको हमने 3 कम्युनिटीज के लिए बांट रखा था, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, एंड हर प्रोविंस से पॉपुलेशन के हिसाब से सीटें दी जाती थी मुस्लिम, सिख्स एंड जनरल को। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, members of each community in provincial legislative assembly elected their own representative। ठीक है, तो कह रहे हैं कि हर कम्युनिटी ने अपना एक खुद का रिप्रेजेंटेटिव चुना। ठीक है, एंड जब ये लोग रिप्रेजेंटेटिव चुन रहे थे तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये एक मेथड होता है वोट करने का, इस मेथड से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुना गया था। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मतलब सबके पास एक एक वोट था। ठीक है, तो जनता ने किसको चुना, लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों को, लेजिस्लेटिव असेंबली के लोगों ने किसको चुना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को। तो लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को चुन रहे थे, इन सबके पास एक एक वोट थे और एक इलेक्शन का तरीका होता है जिसे हम कहते हैं पीआर सिस्टम। इन्होंने पीआर सिस्टम को अपनाया था। अभी के लिए थोड़ा होल्ड पे डाल दो, ठीक है, सुन लो कि हाँ ये एक मेथड होता है इलेक्शन का। बाकी लाइक आई सेड, आपके जो आगे आने वाले चैप्टर्स हैं, एक आपका चैप्टर आएगा इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन नाम से, उस चैप्टर में पूरा पूरा आपको यही समझाया जाएगा कि इलेक्शन के क्या क्या तरीके होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं प्रिंसली स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने आपस में ही बातचीत, आपस में ही कंसल्टेशन करके प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना गया था। नेक्स्ट थोड़ा और समझते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। ठीक है, तो पार्टीशन हो जाता है। ठीक है, अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947 those members who were elected from territories which fell under Pakistan ceased to be member of constituent assembly। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना दी जाती है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऐसे जो भी लोग थे जो कि पाकिस्तान के एरिया से सेलेक्ट किए गए थे उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया से हटा दिया जाता है, उनको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो पार्टीशन होने के बाद पाकिस्तान के जो लोग थे उनको हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से हटा देते हैं। एंड तो पार्टीशन होने के बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने लोग बच गए थे, 299 लोग बच गए थे। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, ये कुछ डेट्स हैं जो कि सुपर इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखनी है। हमारा संविधान बनकर रेडी कब तक हो गया था, 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्या था, 24 जनवरी 1950 को जिन लोगों ने हमारा संविधान बनाया उन्होंने साइन करा कि हाँ ये संविधान हमने बना दिया है। तो ये साइनिंग कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, इस संविधान को हम लोग इंप्लीमेंट कब करने लगते हैं अपने देश में, इंप्लीमेंट करने लगते हैं 26 जनवरी 1950 को। ये 3 डेट्स हमें याद रखना है। जब हमारा संविधान बन रहा था उस टाइम पर हमारे देश में पार्टीशन हुआ था तो भयंकर वायलेंस चल रहा था, बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी, पर इसके बावजूद हमारे लीडर्स ने बहुत ही बढ़िया संविधान बनाया। ठीक है, तो इससे हमें दिखता है कि हमारे लीडर्स कितने वाइज थे, उन्होंने कितने मैच्योरिटी के साथ हमारा संविधान बनाया। हमारा जो संविधान था उसमें एक नए तरीके के सिटीजनशिप के बारे में बात करी जा रही थी, जहां पर माइनॉरिटीज को भी हम सेफ फील करा रहे थे, जहां पर हम रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं कर रहे थे, सबको बराबर रख रहे थे। ठीक है, but this account of the composition of constituent assembly that drafted constitution touches upon the surface of how our constitution was made। कह रहे हैं कि पर अभी तक तो जो आपने पढ़ा है उसमें सिर्फ आपको ऊपर ऊपर से ही बताया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आपको कह रहे हैं कि भले ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को हमने डायरेक्टली ना चुना हो, पर फिर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो लोग थे वो बहुत डाइवर्स थे, अलग अलग टाइप के थे। इनफैक्ट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उस दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 28 मेंबर्स ऐसे भी थे जो कि शेड्यूल कास्ट के थे। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी के बारे में बात करें तो उस टाइम पे कांग्रेस ही हुआ करती थी, बाकी पार्टीज भी थे, कांग्रेस का डोमिनेंस बहुत ज्यादा था। तो उस दौरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 82% लोग ऐसे थे जो कि कांग्रेस को बिलोंग करते थे।
पर उस टाइम की जो कांग्रेस थी ना, उस टाइम के कांग्रेस में डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लोग अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर के हुआ करते थे। नेक्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ डेलिबरेशन। ठीक है, डेलिब्रेशन का मतलब है बातचीत करना, डिस्कशन करना। तो कह रहे हैं कि संविधान जब हमारा बन रहा था तो संविधान में जो चीजें ऐड की जा रही थी उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिबेट्स एंड डिस्कशन किए गए। ठीक है, तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग थे वो सब अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, पर ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ अपने लिए आर्ग्यू करते थे, सिर्फ अपने लिए चीजें डाल रहे थे संविधान में। वो पूरे कम्युनिटी, पूरे देश के बारे में सोचकर संविधान में चीजों को ऐड किया जा रहा था। कई बार ऐसा भी होता था कि संविधान, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स हैं वो आपस में लड़ते झगड़ते भी रहते थे। ठीक है, एंड ये अलग अलग चीजों को लेकर डिबेट करते थे, जैसे कि क्या इंडिया में सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए या डिसेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। ये लोग आर्ग्यू करते थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का रिलेशन कैसा होना चाहिए, जुडिशरी को क्या पावर दें, क्या क्या राइट्स रखें अपने संविधान में। इन सारी चीजों को लेकर डिबेट्स एंड डिस्कशन हुआ करते थे। पर एक चीज ऐसी थी हमारे संविधान में जिसे लेकर ज्यादा डिबेट्स एंड डिस्कशन नहीं हुए, क्योंकि सारे लोगों का मानना था कि हाँ, ये तो संविधान में होना ही होना चाहिए, और वो था यूनिवर्सल सफरेज। यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है कि देश में जितने भी लोग हैं उन सबको वोटिंग राइट्स दे दो। ठीक है, एज का क्राइटेरिया रखेंगे, एज के अलावा और कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपका जो भी जेंडर हो, जो भी रिलीजन हो, जो भी कास्ट हो, इनकम जो भी हो, एजुकेशन जो भी हो, एज के अलावा फर्क नहीं पड़ता, कोई और क्राइटेरिया नहीं देखेंगे। अगर आप इंडिया के सिटीजन हो तो आप वोट दे सकते हो। ठीक है, जो लोग हमारा संविधान बना रहे थे वो पब्लिक रीजन के ऊपर विश्वास रखते थे। पब्लिक रीजन मतलब वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचते थे, वो पूरे जनता के बारे में, पूरे इंडिया के बारे में सोचते थे। दे डिड नॉट सिंपली एडवांस देयर ओन इंटरेस्ट। ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट के बारे में बोलते थे, वो पूरे देश के बारे में सोच के चलते थे। द वेरी एक्ट ऑफ गिविंग रीजन, ठीक है, जब भी हम किसी चीज का रीजनिंग देते हैं ना, वो एक्ट ही बहुत नोबल होता है ना। अगर मान लो आपको कोई काम कराना है, पर अगर आप रीजनिंग दो कि आपको ये काम क्यों करना है, तो आपका रीजन सुन के लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या ये इंसान अपने मतलब के लिए काम कर रहा है या क्या ये इंसान सबके बारे में सोच कर चल रहा है। तो हमारे लीडर्स रीजनिंग देते थे जो कि सुनकर हमें समझ में आता था कि ये सिर्फ अपना अपना नहीं सोच रहे हैं, ये पूरे देश के लिए सोच रहे हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने बहुत लंबे लंबे, बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट्स करे हैं, और ये डिबेट्स हमारे इतिहास में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें इतनी ही इंपॉर्टेंस देनी चाहिए जितना कि हम हिस्ट्री में फ्रेंच रेवोल्यूशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन, इन सबको देते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, थोड़ा सा और आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताया गया है। तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 8 कमिटीज में बांट दिया गया था। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को 8 कमिटीज में बांट दिया गया था, एंड इन अलग अलग 8 कमिटीज के अलग अलग लीडर्स हुआ करते थे। जनरली नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, यही लोग जनरली इन 8 कमिटीज में से अलग अलग कमिटी के चेयरपर्सन, लीडर हुआ करते थे। ठीक है, एंड ऐसा नहीं है कि ये सारे लोग बेस्ट फ्रेंड्स थे, ये लोग हमेशा साथ में मिलजुल कर काम करते थे। ये सारे लोग ऐसे भी थे जिनकी आपस में बनती नहीं थी। ठीक है, ये सारे लोग ऐसे भी थे जिनकी आपस में बनती नहीं थी, पर फिर भी ये लोग मिलजुल कर काम करते थे। जैसे कि डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अगर हम बात करें तो वो गांधी जी एंड कांग्रेस को ज्यादा पसंद नहीं करते थे। अगर हम सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेहरू जी की बात करें तो इनकी भी अलग अलग इश्यूज में बनती नहीं थी, पर फिर भी ये लोग देश के लिए साथ में मिलकर काम कर रहे थे। तो नॉर्मली इनका प्रोसेस क्या होता था, हर एक कमिटी कुछ कुछ सोचती थी संविधान के लिए, फिर वो कमिटी सब लोगों के सामने आकर बताती थी कि हमने ये डिसाइड करा है कि संविधान में ये चीज लिखेंगे, एंड फिर डिबेट एंड डिस्कशन होता था कि क्या ये चीज संविधान में लिखनी चाहिए या नहीं लिखनी चाहिए। ठीक है, तो कई बार ये लोग वोट करते थे और डिसाइड करते थे कि क्या ये चीज संविधान में डालें या ना डालें। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोग हैं, ये लोग 2 years and 11 months का टाइम लेते हैं संविधान बनाने में। इन 2 years
111 months में ये लोग मिलते कितने दिन हैं? 166 डेज। ठीक है, 166 डेज ये लोग मिलते हैं, पर टोटल टाइम इन्हें 2 ईयर 11 मंथ्स का लग जाता है संविधान बनाने में। इन लोगों के जो डिबेट्स एंड डिस्कशन होते थे उसमें मीडिया भी जा सकती थी, जनता भी जाकर सुन सकती थी। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारे संविधान में जो प्रिंसिपल्स लिखे हैं, इन प्रिंसिपल्स के बारे में हम जब ब्रिटिशर्स को भगा रहे थे ना, हमें तभी आइडिया लग गया था कि हमारे संविधान में ये प्रिंसिपल्स होने चाहिए। तो जो हमारा इतना बड़ा स्ट्रगल रहा है आजादी के लिए, है ना, उस स्ट्रगल से हमें सीखने को मिला कि हमारे संविधान में क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अलग अलग नेशनलिस्ट मूवमेंट से हमें जो प्रिंसिपल सीखने को मिले, उन प्रिंसिपल्स को शेप दिया और हमारे संविधान में डाल दिया गया। ठीक है, तो जब हमारा संविधान बन रहा था उस दौरान हमने ये सोचा कि इंडिया की गवर्नमेंट कैसी होनी चाहिए, क्या वैल्यूज होने चाहिए, इनइक्वालिटी को हम लोग कैसे हटाएं, इन सारी चीजों को लेकर बहुत लंबे डिबेट्स एंड डिस्कशन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने किए। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं कि अलग अलग नेशनलिस्ट मूवमेंट से हमें क्या क्या प्रिंसिपल सीखने को मिले। ठीक है, इसका हमने एक समरी बना रखा है। उस समरी को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू जी लेकर आए थे 1946 में। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आप समझो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक समरी की तरह है जिसमें वो सारे प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं जो कि हमारे लीडर्स चाहते थे कि हमारे संविधान में होने चाहिए। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में झलकता है कि हमारे संविधान के क्या क्या वैल्यूज रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं इक्वालिटी, लिबर्टी, डेमोक्रेसी, सोवरेनिटी, कॉस्मोपॉलिटन आइडेंटिटी, हम सारे लोग अलग हैं, हम लोगों की आइडेंटिटी कैसी होनी चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में सोच विचार किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट कह रहे हैं संविधान सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसमें मॉरल वैल्यूज डाली गई। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि रैंडम रूल्स एंड रेगुलेशन है, मॉरल वैल्यूज डली हुई हैं हमारे संविधान में। नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है कि बहुत जरूरी, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों को भी ये समझ में आया कि बहुत जरूरी है कि बैलेंस बना रहे अलग अलग ऑर्गन्स के बीच में। इसी के चलते हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशियरी के बीच में एक बैलेंस बनाए रखा। इसी के चलते हमारे यहाँ फेडरलिज्म का भी, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच का जो रिलेशन है वो भी सोच समझ के बैलेंस तरीके से बनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट, जब हमारा संविधान बन रहा था तो हमने बाकी कंट्रीज से भी इंस्पिरेशन ली, बाकी कंट्रीज के संविधान से भी हमने इंस्पिरेशन ली। पर ऐसा नहीं सोचना कि हमने बाकी कंट्रीज के संविधान को एकदम टेप लिया, कॉपी कर लिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने उनके संविधान से इंस्पिरेशन ली एंड जहां पर हो सका हमने चीजों को चेंज भी करा ताकि वो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को और सूट करे। तो बाकी देशों के संविधान से हमें क्या सीखने को मिला, आई होप आप लोगों को ये दिख रहा है। अगर नहीं भी दिख रहा तो ये आप लोगों के एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। ठीक है, तो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सीखा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ये भी आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको समझाया जाएगा ये क्या होता है। हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सीखा, रूल ऑफ लॉ हमने इनसे सीखा, स्पीकर के रोल के बारे में हमने इनसे सीखा, लॉ मेकिंग का प्रोसेस भी हमने इनके संविधान से सीखा। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने सीखा डीपीएसपी, जो कि आपको आगे पढ़ा दिया जाएगा। फ्रांस के संविधान से हमने क्या सीखा, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये आप क्लास 9th में पढ़कर आए हो। कनाडा के संविधान से हमने क्या सीखा, एक ऐसा गवर्नमेंट बनाना जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट थोड़ी स्ट्रांग रहे, इसी को हम कहते हैं क्वाजी फेडरल सिस्टम। रेजिडुअल पावर्स का सिस्टम भी इन्हीं से हमने सीखा। यूएसए के संविधान से हमने फंडामेंटल राइट्स के बारे में सीखा, जुडिशियल रिव्यू के बारे में सीखा एंड जुडिशरी के पावर को इंडिपेंडेंट रखना कितना जरूरी है, ये भी हमने किससे सीखा, यूएसए के संविधान से सीखा। इसी के साथ बच्चों हमारा वन शॉट आज का खत्म हो गया है। जल्दी जल्दी क्लैपिंग करो, आप लोगों ने एक चैप्टर मेरे साथ कंप्लीट कर दिया है एंड आई एम सुपर डुपर प्राउड ऑफ यू। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक जरूर करो एंड शो योर लव एंड सपोर्ट इन दी कमेंट सेक्शन। चलो बच्चों, तो अभी हम लोग वन शॉट तो इतना ही रखेंगे,
पर भागो मत, कुछ चीजें सुनकर जाओ। ये तो हमारी फ्री क्लास थी। अगर आप इंडिया के टॉप ह्यूमैनिटीज एजुकेटर्स के साथ टॉपर लेवल, नेक्स्ट लेवल प्रिपरेशन कर कर मचाना चाहते हो, तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग हमारे बैच को ज्वाइन कर लो। इस बैच में लाइव क्लासेस होंगी जहां पर हम आपको पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और इंग्लिश पढ़ाएंगे। आपको हम नोट्स देंगे, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये सब हम आपको कवर कराएंगे। अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया तो फिर तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर तुम्हारी सारी टेंशन मैं लूंगी और मैं देखूंगी कि तुम लोग हर एग्जाम में टॉप करो। तो इस बैच को ज्वाइन कैसे करना मैं वो भी आपको बता देती हूँ। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लास 11 के एक लिंक दे रखा है, उस लिंक के ऊपर क्लिक करो। आपसे आपका फोन नंबर मांगा जाएगा, फोन नंबर डाल दो, फोन पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी भी डाल दो, फिर ये पेज ओपन हो जाएगा। इस पेज में सेलेक्ट करो कि आपको कितने महीने तक हमारा बैच चाहिए। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपसे पूछा जाएगा, डू यू हैव अ रेफरल कोड, क्या आपके पास कोई रेफरल कोड है। रेफरल कोड में आपको लिखना है अनुष्या, ANUSHYA। अन अकेडमी में तुम्हारी दीदी का नाम चलता है, तो तुम जैसे ही यहां पर लिखोगे अनुष्या, तुम्हें सबसे ज्यादा डिस्काउंट दिया जाएगा। तो अनुष्या लिखो यहां पर, प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करो, अपना पेमेंट करो एंड फिर आपको हमारी क्लासेस दिखने लग जाएंगी। चलो बच्चों, तो मेनली मुझे आज आप लोगों को यही सब बताना था। आई होप ये चैप्टर अब आपको क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अभी के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।